जय श्री राम। आज हम लोग एक नई सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं जन्म कुंडली अध्ययन का। ऐसे तो बहुत सारी कुंडलियां आती हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और जो प्रश्न आते हैं उनका प्रभावी ढंग से जितना हो सकता है हर संभव हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ये अभी वर्तमान में एक जातक के कुछ प्रश्न थे जिन्हीं कुंडली आपके सामने लगी हुई है। अगर आपको कुंडली समझना है तो आप ये दिख रहा होगा डेट ऑफ टाइम, बर्थ प्लेस और डेट, आप उसको किसी भी ऐप पे डाल के ये जन्म लग्न बना सकते हैं। और जो मैं समझाने का प्रयास करूँगा, जो ये जातक के प्रश्न होंगे वो कैसे हम देख रहे हैं उसको आप खुद अपनी कुंडली पे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उन प्रश्नों को हम कैसे इस चार्ट से टटोल के निकाल के उसका उत्तर लेके आएंगे। तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जो इनका डेट है वो 21 मई 1991 है। प्लेस सिद्धार्थ नगर, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। और जो टाइम है वो उनका 7:30 PM। ये एक बेसिक नीड होती है कुंडली का चार्ट लग्न बनाने के लिए। एस्ट्रोसेज या किसी भी ऐप पे जिस पे भी आप सुटेबल पाएँ उस पर आप अपना जन्म कुंडली, और आज ये एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं, इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो पहले जातक के क्वेश्चन को समझते हैं कि जातक के कुछ क्वेश्चंस क्या रहे हैं। जैसे कि स्वाभाविक रूप से है, कोई भी जातक प्रथम दृष्टया अपने धन के बारे में पूछना चाहता है। अगर वो जॉब में नहीं है तो उस सर्विस के बारे में पूछना चाहता है। तो संभवतः इनके दो प्रश्न वही रहे हैं। बाकी जो इनके और प्रश्न रहे जो थोड़ा अलग रहे, एक इनका मन इनका अशांत रहता है। आध्यात्मिक सुख की चाह है इनको, आध्यात्मिक सुख की इच्छा है इनको, उसका क्वेश्चन रहा है। और एक क्वेश्चन और, समाज सेवा, सोशल वर्क, क्या ये लाइफ में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो इनकी इच्छा है। और यहाँ पे हम इसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो इनके क्वेश्चन है, जो इनके प्रश्न हैं, वो रियल में वास्तविक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं बस दिखावटी के लिए इस व्यक्ति ने ये क्वेश्चन कर दिया है। तो हम सब पे बात कर लेंगे। वर्तमान में इनकी चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा इनका भाग्येश है जो कि खत्म होने वाली है। तो 2023 अगस्त में खत्म हो जाएगी। उसके बाद मंगल जो कि इनका लग्नेश है उसकी दशा चलेगी। और इस चंद्रमा की दशा में बद्री भी चल रही है, जो कि एक बेहतरीन संयोग है, बेहतरीन टाइम पीरियड कहा जा सकता है। तो बिना देर किए आते हैं इनकी जन्म कुंडली में। जैसा कि आपको कोई भी कुंडली देखना, अपनी ही देखना हो, किसी की भी देखना हो, सबसे पहले जन्म कुंडली में प्रॉमिस को देखते हैं। आपको वो प्रॉमिस किया गया है कि नहीं किया गया। जो जब तक आपसे क्वेश्चन करता है क्या वो कुंडली में प्रॉमिस्ड है कि नहीं। अगर कुंडली में प्रॉमिस्ड है तब आप उस इवेंट को, जब वो घटना घटित होनी है उसके समय को आप देखते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉमिस्ड ही नहीं है कुंडली में तो इवेंट के टाइम का देने कोई मतलब नहीं है। तो जैसा कि इनका पहला क्वेश्चन धन को लेके था, फिर जॉब को लेके था, फिर समाज सेवा का था, फिर आध्यात्मिक सुख का था। तो सबसे पहले कुंडली में हम लग्न को देखते हैं, लग्नेश की स्थिति देखते हैं कि इनका लग्न क्या है, लग्नेश क्या है, लग्नेश का अंदर ताकत है कि नहीं, क्षमता है कि नहीं। कुंडली की विवेचना बहुत सारे माध्यम से की जा सकती है। हम यहाँ पे पराशरी को देख रहे हैं, पराशरी के सूत्र अप्लाई करेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति पद्धति से भी हम कुंडली को देख सकते हैं और उससे भी उसकी विवेचना की जा सकती है। उससे टाइम ऑफ इवेंट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एग्जैक्ट मिलता है। यहाँ पे बात हम पराशरी करेंगे, सिर्फ एक सूत्र इनका पराशरी से हम लोग यूज करेंगे। पराशरी में ग्रहों का जो जिस हाउस में बैठा हुआ है उसका मेन योगदान रहता है। केपी में ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उसका मेन योगदान रहता है। तो देखिए, जैसा कि ये वृश्चिक लग्न कुंडली है, लगने से इसके मंगल बनते हैं, बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, लेकिन भाग्य भाव में नीच हो गए हैं।
क्या राशि बन रही है? बृहस्पति के साथ बैठे हुए, बृहस्पति वहां पे उच्च का बैठा हुआ है। अभी हमने चर्चा नहीं किया है नीचभंग राजयोग का, लेकिन इस कुंडली में नवम भाव में नीचभंग राजयोग बन रहा है। ऐसे तो लग्नेश का कहीं भी त्रिकोण में या केंद्र में बैठना एक तरह से अपने आप में राजयोग होता है, लेकिन ये इत्तेफाकन वृश्चिक लग्न वालों के साथ ही ऐसा होगा। आप अगर वृश्चिक लग्न के लिए हैं तो आपके लिए भी ये सूत्र हो सकता है कि वृश्चिक लग्न का कोई भी जातक जिसका लग्नेश भाग्य भाव में बैठ जाए, ऐसे तो कहेंगे कि लग्नेश भाग्य भाव में बैठ गया तो परम भाग्यशाली हो गया, ठीक है, निश्चित रूप से वो प्रमाणित है। लेकिन ये वृश्चिक लग्न वालों के साथ ही है कि मंगल भाग्य भाव में बैठ के लग्नेश होकर नीच का हो जाता है, तो एक तरह से अयोग हो गया ना कि आपका लग्नेश नीच का हो गया। लेकिन इस कुंडली के साथ अच्छा है कि वहां पे नीचभंग राजयोग भी बन जा रहा है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इस कुंडली में लग्नेश के पास कितनी ताकत है, तो मैं तो शक्ति के रूप में कमजोर कहूंगा, क्योंकि वो लग्नेश नीच का हो गया है। लेकिन स्थान बल बहुत बढ़िया मिला हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है, बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है और नीचभंग हो रहा है, इसलिए एक बेहतरीन प्लेसमेंट मानी जाएगी। अभी बताते चलूं, इनको शारीरिक रूप से जो दिक्कतें आ रही होंगी वो मंगल की पूजा मतलब क्या, हनुमान जी की पूजा। लग्नेश भी होते हैं इनके, भगवान श्री हनुमान जी इनके लग्नेश होते हैं, मंगल इनका नीच का है, इनको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। पहला उपाय अभी तुरंत तत्काल के लिए लग्नेश को देख के बता दे रहा हूं। बात करते हैं इनके धन भाव की। धन भाव में जैसा आपको प्रतीत हो रहा है, वहां पे राहु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, नहीं सॉरी अकेला बैठा हुआ है, धनु का राहु है। चंद्रमा इनका दशम भाव में बैठा हुआ है, सिंह का चंद्रमा है, तो राहु इनका धन भाव में बैठा हुआ है। अब धन भाव में राहु का बैठना क्या है? राहु जिस भी भाव में बैठता है अनऑर्थोडॉक्स, अकल्पनीय, लेकिन वैसे तो राहु की ना तो उच्च राशि कोई मानी जा सकती है, ना तो नीच राशि मानी जा सकती है। राहु छाया अगर उसकी दृष्टिया भी बहुत नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर राहु को वृषभ और मिथुन, उसकी दो राशियां उच्च बोली जाती है, वृषभ या मिथुन, तो अगर उसको वृषभ या मिथुन में उच्च मानेंगे तो वृश्चिक और धनु उसकी नीच राशि बन जाती है। तो एक तरह से राहु यहाँ पे नीच राशि में बैठा हुआ है। और धन भाव में राहु के बैठने से आपके धन का क्या होगा सोर्स? निश्चित नहीं हो सकता है। मतलब एक फ्लो ऑफ जो वेल्थ होता है, जो धन का एक स्रोत होता है, जो लगातार कंटिन्यूअस फ्लो आने का, वो बाधित रहेगा, क्योंकि राहु बैठा हुआ धन भाव में। कोई भी ऐसा सोर्स आप नहीं बना पाएंगे कि लगातार आपका धन का आगमन हो। लेकिन राहु धन भाव में बैठा हुआ है तो वही अधूरी प्यास, पुनर्जन्म शरीर धन का जब भी आएगा बहुत ही जबरदस्त आएगा और अचानक आएगा, ये निश्चित है, क्योंकि राहु वहां पे धन भाव में बैठा हुआ है, धन भाव में नीच का बैठा हुआ है। उपाय करना पड़ेगा राहु का, भी बता देंगे। अब देखते हैं धन भाव की दृष्टियां किस चीज की हैं। शुक्र केतु, अब सिंपल से है कि जो राहु केतु का एक्सेस होता है, राहु के जस्ट अपोजिट भाव में केतु बैठता है, तो केतु की दृष्टि तो स्वाभाविक है धन भाव पड़ना, लेकिन शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र यहाँ पे कौन है? शुक्र उनका सप्तमेश है और शुक्र उनका द्वादशेष है। सप्तम भाव का मालिक पत्नी, पत्नी का भाव मालिक अष्टम में बैठ गया, वो अलग बात, विवाह में दिक्कत होगी, अभी मैं बताने वाला हूं उसको। लेकिन धन भाव में देखिए कि पत्नी का भाव का मालिक धन भाव में चला गया, सॉरी अष्टम भाव में चला गया, और अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की सीधी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? द्वितीय भाव पड़ेगी। द्वितीय भाव धन का मतलब क्या कि आपको धन का जो मेन सोर्स बनने वाला है वो पत्नी के माध्यम बनेगी, क्योंकि द्वितीय भाव का कारक, द्वितीय भाव की दृष्टि किसकी पड़ रही है? सप्तम भाव के कारक की, शुक्र की। और शुक्र एक तरह से काल पुरुष की कुंडली में धन भाव का मालिक भी है, और शुक्र राहु की आपस में मित्रता है, तो एक तरह से उसको मित्र देख रहा है। और कहाँ बैठ के? मित्र के भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव में जो राशि बन रही है वो मिथुन बन रही है, मिथुन बुध की राशि है, बुध शुक्र का मित्र है, तो मित्र भाव में बैठा हुआ शुक्र है। तो शुक्र और केतु, केतु की दृष्टि उतनी अच्छी नहीं है वहां, हालांकि वो धनु राशि है, धनु में केतु एक तरह से उच्च का माना जाएगा, बृहस्पति की राशि बनती है, केतु बृहस्पति वर्ग करता है, बृहस्पति की तरह से कार्य करता है, तो उसकी दृष्टि बृहस्पति
के घर पे पड़ रही है, वो बृहस्पति का घर है धनु। तो राहु का बैठना ही थोड़ा वहां पे अवयोग कारक है, लेकिन दृष्टियां निश्चित रूप से बहुत अच्छी बन रही है। और किसी की दृष्टि वहां पे पड़ नहीं रही है, तो धन भाव को प्रभावित करने वाला राहु है, लेकिन उसमें पड़ने वाली दृष्टियां शुक्र की और केतु की एक तरह से बहुत ही अच्छी है। तो अभी तक का जो इनका धन का मेन आगमन होगा उसका कारक एक द्वितीय द्वादशेष होगा, विदेश से पैसे का शासन मतलब साधन बनेगा आपका आने का, और एक पत्नी इनका कारक बनेगी। और चूंकि अष्टम में बैठे हुए ग्रह आपके पैटर्नल संपत्ति को बताते हैं, आपके कष्ट को भी बताते हैं, तो कष्ट तो होगा निश्चित रूप से। शुक्र केतु का युति है अष्टम में, इनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, निश्चित रूप से होगी, अभी बताएंगे जब हम रोग पे आएंगे। हालांकि इनकी क्वेश्चन 4 ही है, अगर चर्चा हो रही है तो चर्चा थोड़ा बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि आपको समझाना भी है। तो शुक्र अष्टम भाव, जो अष्टम भाव गुण विद्याओं का है, केतु का वहां बैठना, केतु रिसर्च कराता है, रूट से जोड़ता है। जब भी ये केतु क्या है, केतु आपका जड़ है, केतु आपका रूट्स है। तो जब भी व्यक्ति अपने जड़ों पे काम करेगा, अपने रूट्स पे काम करेगा, कुछ रिसर्च करने की कोशिश करेगा, तो इसको धन का आगमन बनेगा, धन का रास्ता बनेगा। बिना किसी चीज के डेप्थ में जाए अगर ये व्यक्ति काम करता है तो नहीं सफल होगा, क्योंकि धन भाव पे केतु की दृष्टि पड़ना, शुक्र की दृष्टि पड़ना, शुक्र के साथ केतु की युति बनना, मतलब क्या है, इस व्यक्ति को कहीं भी काम करना चाहिए, किसी भी जगह पे काम करना चाहिए तो उसके डेप्थ में जाना चाहिए, उसकी गहराई में उतरना चाहिए, उसके जड़ को समझना चाहिए, तब इनको सफलता मिलेगा, धन का इनको आगमन बनेगा। ऐसे हवा ही काम करेंगे तो इनको धन का आगमन नहीं बनना है, धन का शोषण करेंगे, क्योंकि राहु बैठा हुआ है। मैंने फिर एक बार बता दिया आपको कि राहु जहाँ बैठता है वहां पे तो अनऑर्थोडॉक्स अकल्पनीय चीज देता है, मतलब आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते इतना दे देगा, लेकिन प्रवाह कंटिन्यूस नहीं रहने देगा, कभी कम कभी ज्यादा कभी नहीं, ये स्थिति बनेगा। तो उस प्रवाह को कंटिन्यूस बनाने के लिए इनको रूट्स ढूंढना पड़ेगा, जिस भी फील्ड में जाए उसके रूट्स ढूंढना पड़ेगा। और रूट्स इनका अध्यात्म में मतलब जो गुण विद्याएं होती हैं, छुपी विद्याएं होती हैं, उस पर काम करेंगे, क्योंकि शुक्र गुरु है, और शुक्र कौन सा, राक्षस गुरु बोला जाता है। केतु अध्यात्म का कारक है, केतु मोक्ष का भी कारक है, केतु छुपी विद्याओं का भी कारक है, और यह स्तंभ बहुत छुप गुप्त चीज है, गुप्त विद्याओं का कारक है। तो कुल मिला के मैंने थोड़ा सा एक चर्चा ढंग कर दिया। बात करते हैं इनकी जॉब की, सर्विस की। सर्विस का भाव सिस्टम है, और वो किस तरह की जॉब करेंगे, किस तरह के वर्क करेंगे, उसका भाव दशम है। अब एक तरह से आपको दिख रहा होगा कि दशम भाव का मालिक सप्तम में, और दशम भाव में 9th भाव का स्वामी। 9th भाव क्या आपका है, अध्यात्म है। 9th भाव क्या है आपका, शिक्षा है, हायर एजुकेशन है। 9th भाव क्या है आपका, पिता है। 9th भाव क्या आपका, टीचिंग है। तो अगर ऐसे ही देखना हो, आप अपनी कुंडली को देख रहे हो कि मैं किस फील्ड में जाऊंगा, तो 10th भाव का फील्ड बताता है कि कौन सी फील्ड आपके लिए सुटेबल है, किस फील्ड में आप जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए जिस फील्ड में आपका ग्रोथ है, जहां पे आप बहुत बढ़िया करियर बना पाएंगे। 6वां भाव का सर्विस है कि आप सर्विस प्राइवेट करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे, ये 6वां भाव बताता है। 7वां भाव के बिजनेस बताता है। अब कोई बिजनेस करेगा या सर्विस करेगा, इन 2 भावों से पता चल जाएगा। अगर 7वां भाव का बहुत मजबूत है तो आपको बिजनेस करना चाहिए, 6वां भाव बहुत मजबूत है तो आपको जॉब करना चाहिए। और आप बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, उसमें ग्रोथ किसमें होनी है, इन दोनों से पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और किस फील्ड में आपको ग्रोथ मिलेगा, उसके लिए 10वां भाव। सर्विस करेंगे, किस फील्ड में करेंगे ग्रोथ मिलेगा, उसके लिए 10वां भाव। फिर समझिए, आप बिजनेस करेंगे या सर्विस करेंगे, ये इन 2 भाव से कंफर्म होगा। 6वें भाव से, अगर 6वें भाव का 7वां ज्यादा मजबूत है तो आपको जॉब करनी चाहिए। अब वो जॉब किस टाइप की होनी है, वो आपकी दशम से पता चलेगा। समझ पा रहे हैं? और अगर आपके 7वां भाव का मजबूत है तो ये बता दिया कि आप बिजनेस करेंगे, लेकिन अब आपको बिजनेस कौन सा करना चाहिए, ये आपका दशम भाव बताएगा। आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, ये 6वां या 7वां बताएगा। और असली जो ग्रोथ है वो सर्विस में किस फील्ड में है, वो ये बताएगा। ऐसे ही आप बिजनेस करेंगे तो किस फील्ड में बिजनेस करेंगे, वो ये बताएगा। समझ पा रहे होंगे? अब देखते हैं ये सर्विस करेंगे या जॉब करेंगे।
देखिए अब इनके षष्ठम भाव में बुध बैठा हुआ है। बुध है तृतीय और लाभ भाव का मालिक, सॉरी यहाँ पे अष्टम और लाभ भाव का मालिक, और सूर्य इनका क्या है, दशम का मालिक, दशमेश है, दशम से दशम बैठा हुआ है। मतलब भावेद भाव का सिद्धांत, जिस भाव का मालिक है उस भाव से उतने पद गिनने पे मिलेगा आपको दशम भाव में। तो एक बेहतरीन कंडीशन है, मतलब कि आदमी बिजनेस कर सकता है, दशम से दशम भाव में बैठा हुआ है। सर्विस की बात करें तो सर्विस के लिए बुध अष्टमेश होकर बैठा हुआ है षष्टम में, लाभ भाव का मालिक होकर बैठा हुआ है षष्टम में। विपरीत राजयोग, अभी नाम आपको आ रहा होगा विपरीत राजयोग क्या है, सब पे चर्चा हो जाएगी, बस अभी आप समझिए कि षष्टम, अष्टम या द्वादश, इन तीनों का आपस में संबंध किसी तरह से बन जाए, जैसे षष्टमेश अष्टम में बैठ जाए, अष्टमेश षष्टम में बैठ जाए, या द्वादशेश षष्टम में आ जाए अष्टम में, तो एक तरह से विपरीत राजयोग बनता है। इस कुंडली में एक तरह से विपरीत राजयोग बना हुआ है। तो ये व्यक्ति जैसे बिजनेस कर सकता है वैसे सर्विस भी कर सकता है। अब समस्या इस बात की है कि इन्हें करना क्या चाहिए, क्योंकि दशम से दशम, दशम मेन है आपको ग्रोथ का, और उससे मेन है दशम ये सप्तम का। तो एक प्रेडिक्शन तो ये है कि इनकी वाइफ जो होगी वो गवर्नमेंट जॉब में मिलेगी या सर्विस करती हुई मिलेगी कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव पत्नी का है और दशम भाव आपके पावर का है, आपके ग्रोथ का है। अब ग्रोथ का जो स्वामी है वो जाके सप्तम में बैठ गया, और कैसे बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दशम भाव का मालिक अपने से दशम भाव में जाके बैठा हुआ है। तो एक बेहतरीन प्लेसमेंट है। तो ओवरऑल इस कुंडली के अनुसार ये है कि ये व्यक्ति जितना सर्विस में सफल हो सकता है उतना ही बिजनेस में सफल हो सकता है, मतलब पूरा 50-50 का आंकड़ा है। अब इनकी फील्ड क्या होनी चाहिए, अगर ये सर्विस करें तो किस फील्ड में, अब इसके लिए इस फील्ड में आते हैं दशम भाव में। दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, दशम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। चंद्रमा किस भाव का मालिक है, चंद्रमा इनका भाग्य से नवम भाव का मालिक है। नवम भाव क्या है, टीचिंग है, अध्यात्म है, पिता है। तो कहने का मतलब एक सोर्स ये हो सकता है कि इनके पिता जिस फील्ड में रहे हो उस फील्ड से रिलेटेड काम करेंगे तो इनको ग्रोथ मिलेगा। टीचिंग में जाए तो काम मिलेगा, आध्यात्मिक हो जाए काम मिलेगा, गुरु बन जाए तो काम मिलेगा, मतलब इनको ग्रोथ मिलेगा। तो ये तो इनकी सर्विस का हो गया। अब बिजनेस कैसे करें, गुरु किसका कारक है, किताबों का कारक है। कोई बहुत बड़ा बुक स्टोर डाल लें, आध्यात्मिक चीजों की स्टोर डाल लें, जहां पे पूजा पाठ की सामग्री रहती है वो डाल लें। गुरु बन के किसी को कंसल्टेंसी करने लगे, किसी को ज्ञान देने, किसी को समझाने लगे, क्योंकि 9th भाव कंसल्टेंसी का भी है, किसी को ज्ञान देने का भी है। तो वही तो आपका बिजनेस है। तो कहने का मतलब है इस जातक के लिए 50% सर्विस 50% जॉब, 50% बिजनेस, सब 50-50% में बैठा हुआ है। मतलब किसी भी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, दोनों में इनको बेहतरीन चांस है। हाँ, बस उसमें आध्यात्मिकता होनी चाहिए, क्योंकि 10th भाव में चंद्रमा भाग्येश होकर बैठा हुआ है। भाग्य के साथ वो आध्यात्मिकता का भी कारक है, इनका पिता का भी कारक है, हायर एजुकेशन का भी कारक है। तो जब भी ये व्यक्ति आध्यात्मिक होगी, गुरु को लेके, अपने पिता को लेके, चाहे वो सर्विस में उतरे चाहे बिजनेस में उतरे, 100% ग्रोथ होना ही होना है। तो ये तो हो गया इनका सर्विस जॉब सेक्टर के बारे में, बिजनेस के बारे में। बात करते हैं इनके अगले क्वेश्चन की। इनका अगला क्वेश्चन है कि क्या ये सोशल वर्क करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। अब देखिए, सोशल वर्क कारक कौन है, 11वां भाव आपके प्रॉफिट का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपके लाभ का है, आपके मित्रों का है, और आपके समाज से आप कितना जुड़ते हैं, समाज के लिए कितना करते हैं, उसका है। अब 11वें भाव का मालिक कौन बनता है, बुध बनता है। बुध कहाँ बैठा हुआ है, 6ठे भाव में बैठा हुआ है। 6ठा भाव क्या है, 6ठा भाव सर्विस का है, 6ठा भाव सेवा का है, 6ठा भाव रोग का है, 6ठा भाव शत्रु का है, 6ठा भाव ऋण का है। अब 6ठे भाव में लाभ भाव के मालिक, अब यहाँ पे लाभ को छोड़ दीजिए, लाभ को मत देखिए, लाभ को मत देखिए। ये देखिए 6ठा
जो आपका 11वें भाव का मालिक है वो बैठा कहाँ पे, या 11वें भाव पे किसकी दृष्टियां हैं, कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो बिना कुछ कहे आप देखिए 11वें भाव के मालिक का सीधे संबंध कहाँ पड़ रहा है, आपके सेवा पड़ रहा है। मतलब क्या है, ये व्यक्ति अगर सोच रहा है कि इसको समाज में सेवा कर पाए तो 100% कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सेवा का भाव सिस्टम है और यहाँ पे सीधे 11वें भाव के मालिक का बैठना। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 11वें भाव पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ेगी, किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही। शनि की दृष्टि सीधे आके इनके जो है उच्च दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पे। तो कहने का मतलब है 11वें भाव पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, बस 11वें भाव का जो कारक है बुध वो जाके सिस्टम बैठा हुआ। तो ये अपने आप में एक, हाँ इनके है मन में एक क्वेश्चन, ये सर्विस के वहाँ ये करेंगे, इनको करना भी चाहिए और ये भाग भी नहीं पाएंगे। अगर इनके सामने कोई प्रॉब्लम समाज की या किसी व्यक्ति की दिखेगी जो इनका अननोन मिलेगा तो भी ये व्यक्ति काम करता होगा, क्योंकि 11वें भाव के मालिक का सीधा संबंध जाके आपकी सेवा पड़ा है, सेवा भाव में चला गया। 6वां भाव सेवा आपका, 6वां भाव सेवा आपका। अब बात करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि इनका मन विचलित क्यों रहता है, मन क्या परेशान क्यों रहता है। मन का कारक कौन है? चंद्रमा है। अब यहां पे देखेंगे आप, चंद्रमा बैठा हुआ अग्नितत्व राशि में, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है और चंद्रमा पे दृष्टि किसकी है? चंद्रमा पे दृष्टि राहु की है, 9वीं दृष्टि। राहु चंद्रमा का अतिशत्रु है, ग्रहण लगाता है और उसकी 9वीं दृष्टि चंद्रमा पड़ रही है। चंद्रमा आपका मन है तो भाग्यश, लेकिन आपका मन है। अब आपके मन पे राहु की दृष्टि और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। अगर चंद्रमा पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की पड़ जाए, बुध की पड़ जाए तो ये एक अच्छा संयोग माना जाएगा। सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य अपने प्रकाश से चंद्रमा को और प्रकाशित कर देता है, मतलब वही हो जाता है पूर्णिमा या त्रयोदशी, चतुर्दशी या पूर्णिमा के बीच का वो जन्म मान लिया जाता है, या प्रथमा। मतलब अगर सूर्य की दृष्टि सीधे चंद्रमा पड़ जाती है तो ये माना, मतलब ये तभी होगा जब जन्म आपका या तो पूर्णिमा के समय हो या चतुर्दशी या प्रथमा शुक्ल पक्ष में, तो ये संयोग बनता है। तो यहाँ पे चंद्रमा पे किसी की दृष्टि पड़ रही है तो सिर्फ राहु पड़ रही है और किसी भी दृष्टि की, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही। और बैठा भी अग्नि तत्व राशि में है। अग्नि क्या है? अग्नि आप समझ पा रहे हो, अग्नि मतलब क्या? अंदर के क्रोध को जगाता है, तो उसको शांत करने। चंद्रमा क्या है? जल तत्व राशि है। तो आप देखिए कि गर्म लोहा हो और उस पर पानी की छींटें जब पड़ेंगी तो भाप बन के उड़ता, तुरंत उड़ जाता है। तो यहाँ पे है अग्नि तत्व और उसमें बैठ गया पानी, चंद्रमा जल है, तो क्या होता है? ज्यों पड़ेगा ऐसा ही वास्तविकृत वेपराइज होगा। साइंस है एकदम, समझिए उसको। तो मन में क्या है? ऐसे ही विचार उद्दंडित होते रहेंगे, उठते रहेंगे, क्योंकि वो अग्नि तत्व राशि में बैठा हुआ है। और दूसरी बात वो शांति कर सकता था कब? जब उसमें बृहस्पति की दृष्टि पड़ती, शुक्र की दृष्टि पड़ती, बुध की दृष्टि पड़ती। दृष्टि है तो किसकी है? राहु की है। राहु चंद्रमा का शत्रु है, ग्रहण योग बनाता है, तो इसीलिए इस जातक का मन अशांत रहता है। अभी मैं बता दूंगा शांति कैसे मिलेगी। चलिए बता ही देता हूं, जुड़ जाने की क्या जरूरत है, इससे आप भी समझ पाएंगे। चंद्रमा सूर्य के घर में बैठा हुआ है, तो सूर्य का उपाय करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। चंद्रमा के घर में बैठा हुआ मंगल, बृहस्पति, तो इस घर को मजबूत करने चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। बृहस्पति का उपाय करना चाहिए, मंगल का उपाय करना चाहिए। मंगल वैसे भी इनका लगनी है, उसका उपाय बता ही दिया हूं। तो इनको 3 उपाय, एक सूर्य का उपाय करेंगे क्योंकि सूर्य घर में बैठा हुआ है चंद्रमा, दूसरा बृहस्पति और मंगल का उपाय, क्योंकि बृहस्पति मंगल चंद्रमा घर में बैठे हुए हैं। तो जब ये घर में अच्छा होगा तो अपना चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। सिंपल सी बात। मोती धारण कर सकते हैं क्योंकि इनका भाग्य से और 10 में बैठा हुआ बहुत ही बढ़िया संयोग है, मोती को धारण करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। अब एक इनका अंतिम क्वेश्चन है आध्यात्मिक होने का। हल्का हल्का आप लोग समझ चुके होंगे आध्यात्मिक होंगे कि नहीं होंगे ये, लेकिन बता देते। आध्यात्मिक होने के लिए कारक ग्रह कौन कौन से? बृहस्पति, केतु, शनि भी है। शनि भी आध्यात्मिक कारक है। अगर शनि की कहीं से भी संबंध 9वें भाव से बन जाए
हालांकि द्वादश भाव में भी वो आपको आध्यात्मिक बना देता है। क्यों? क्योंकि इतना कष्ट देता है। देखिए आध्यात्मिक कब होगा व्यक्ति? जब वो सब चीज़ों से कट जाएगा। और आप कटते कब है? आप बहुत विरले वो लोग होंगे जिनको सब लग्जरी मिले और वो दुनिया से कट पाए। बहुत विरले। बुद्ध हर कोई नहीं बन पाता है कि वो राजा रहे और राजकुमार रहे और घर और सब राजपाट त्याग दिए, सब बुद्ध नहीं बन पाता है। लेकिन कष्ट सह के बुद्ध के रास्ते पे चलना आसान हो जाता है। मतलब आसान का मतलब मेरा ये है कि जब आपको कष्ट पड़ता है तो आप यथार्थ को समझ पाते हैं, और जब आपको लग्जरी सुख सुविधा मिले तो आप सत्य को नहीं समझते हैं, तो आप उसी मोह माया में पड़े रहते हैं। तो जब द्वादश भाव में शनि की दृष्टि पड़ जाए या द्वादश भाव से शनि का संबंध बन जाए तो थोड़ा एक दिक्कत है कि अगर आदमी समझता नहीं है तो जब वही कष्ट पड़ता है तो आदमी क्या व्यसनों में चला जाता है। मांस मदिरा भांग धतूरा जो भी मतलब व्यसन के साधन उसमें। क्यों? क्योंकि वो उस कष्ट को जैसे होता नहीं कि आदमी लोहा तपता तपने के बाद उसमें हथियार और बहुत सारी चीजें बनती हैं, औजार बनते हैं धातुओं। तो जब तपने का समय था तो उससे शीतलता पाने के लिए आप गलत रास्ते पर चले गए। शनि द्वादश में आपको बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कष्ट देगा, लेकिन अगर उस कष्ट को सहने की क्षमता बन जाए तो वही आपको आध्यात्मिक बना देगा, वही आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। लेकिन आप गलती कर जाते हैं। शनि का द्वादश में होने के बाद कष्ट देता है तो आप क्या करते हैं? आप शराब पीने लगते हैं, दुर्व्यसन फैला देते हैं। आप शीतलता लाने का रास्ता वो नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता कि वो शीतलता प्राप्त कर ले या सही रास्ते को प्राप्त कर ले नशा करके। आध्यात्मिकता ही इसका प्रथम और आखिरी और अंतिम सोपान है। आप आध्यात्मिक नहीं हो पाएंगे, कभी भी सही रास्ते पर नहीं आ सकते। वो क्षणिक है। आप उसी नशे की तलाश में रहते हैं, वो मन को अशांत से शांत करने का प्रयास करते हैं। जो शराब का सेवन या कोई भी दुर्व्यसन करते हैं तो रियल में वो गलत नहीं है, वो बस अपने आप को शांत करने यूज करते हैं, और लेकिन उनका रास्ता गलत है, वो नहीं गलत है। शांति होने का रास्ता आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता को समझिए। शनि द्वादश में जाके आप गलत नहीं, वो कष्ट देता है तो आपको कुछ और बनाने के लिए देता है। अब उसी लोहे को तपाया जाए लेकिन उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाए तो कहां कुछ होगा? उसी लोहे को जो तपाया तभी उसको प्रहार किया, तभी उसको पीटा जाता है, तभी वो पहना और तीव्र और तीक्ष्ण धातु का औजार बनता है। तो शीतलता हमेशा जरूरत नहीं पड़ती। ये कहना आसान नहीं, समझना भी आसान नहीं है। जो फील करता है वो उसको समझता है। जब भी आपको कष्ट पड़े तो ये समझ लीजिए कि आपका एक बेहतरीन टाइम पीरियड शुरू होने वाला है। उस कष्ट को समझिए, उसको लीजिए, और जो ज्ञान मिलता है उससे उसको प्रमाणित करिए अपने आप। ये कुंडली का अध्ययन नहीं है, आपके जीवन को भी अध्ययन और प्रमाणित करने का मेरा एक प्रयास है। समझिए इस चीज को। तो बात करते हैं इनकी आध्यात्मिकता का। आध्यात्मिकता के लिए कारक ग्रह बृहस्पति, केतु और शनि। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति बिना ज्ञान के आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते। और बृहस्पति वो प्योर है, एकदम प्योर है। जो भी आपको ज्ञान रहेगा ना प्योर देगा। और बृहस्पति इनके कुंडली में उच्च का है। देखिए ऐसे तो हम इस कुंडली को बहुत ही गुड़ जाके, बहुत ही एंगल पे, बहुत ही कोड पे इसका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जो इनके मेन क्वेश्चन में मैं उसी बात करूंगा। तो बृहस्पति इनका उच्च का है। तो इनका मतलब क्या है कि ज्ञान तो अच्छा है, ज्ञान की कमी नहीं, ज्ञान अच्छा है। अब आध्यात्मिक होंगे कि नहीं होंगे ये 12वें भाव पता चलेगा। 12वां भाव मोक्ष का है, ज्ञान का है, मतलब आध्यात्मिक होने का है। तो उस पर देखिए दृष्टि किस किस की पड़ रही है, या उस भाव के स्वामी की स्थिति का है। जो इनके द्वादश भाव का स्वामी है उसकी कुंडली में स्थिति क्या है, किस भाव से रिलेशन बना रखा है। क्या उसका रिलेशन केतु से है, क्या उसका रिलेशन बृहस्पति से है, क्या द्वादश भाव के स्वामी का रिलेशन शनि से है, क्या द्वादश भाव पे कहीं से भी केतु की दृष्टि या बृहस्पति की दृष्टि है, क्या द्वादश भाव पे शनि की दृष्टि है। अगर इन सब में से 2-3 कारक आपको मिल रहे हैं तो ये मान के चलिए, मैं आपको भी बता रहा हूँ, द्वादश भाव के स्वामी का संबंध शनि से हो जाए, बृहस्पति से हो जाए, केतु से हो जाए, या द्वादश भाव पे इन ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो आप समझिए कि आप कहीं न कहीं से मोक्ष की ओर, आध्यात्मिक होने की ओर प्रोसेस में है। कष्ट मिलेगा नो डाउट, दिक्कतें आएंगी नो डाउट, लेकिन आप उन्हीं दिक्कतों को झेल के अच्छा काम कर पाएंगे अगर आप गलत ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं तो। और वो गलत ट्रैक पर तभी नहीं जाएंगे जब आपको ज्ञान होगा। आपको दिक्कतें आएंगी, भटकाव आएगा, और जिनका वही राहु से ग्रसित होगा वो व्यसनों में चले जाएंगे, शनि से ग्रसित होगा व्यसनों में चले जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आप व्यसनों में नहीं जाके अपने आप को परिमार्जित करेंगे, उस कष्ट से आगे निकल के अपने आप को आध्यात्मिकता के रास्ते पे लाएंगे, मोक्ष के रास्ते पे लाएंगे।
तो बात करते हैं इनके द्वादश भाव की। द्वादश भाव कारक जैसा कि दिख रहा है वहां पे तुला की राशि बन रही है, शुक्र उसका मालिक हो जाता है। शुक्र बैठ गया जाके अष्टम में केतु साथ बैठा हुआ है। केतु क्या है? आध्यात्मिकता कारक, मैंने पहले बता दिया। द्वादश भाव की दृष्टियां किसकी हैं? द्वादश भाव पे इनकी दृष्टि किसकी है? शनि की दृष्टि पड़ रही है, वो भी उच्च की दृष्टि पड़ रही है। कष्ट दे रहा है, नो डाउट कष्ट देगा, लेकिन समझने की जरूरत है। शनि इनका बहुत अच्छा है, शनि स्वगृही है। छोटे भाई बहुत ही इनकी ग्रोथ करने वाले होंगे, हालांकि इनका क्वेश्चन है तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो शनि इनका स्वगृही है। शनि की दृष्टियां एक पंचम भाव पे, एक भाग्य भाव पे और एक द्वादश भाव पे। द्वादश भाव पे केतु की दृष्टि पड़ रही है। अब देख लीजिए, गुरु इनका उच्च का हो गया, ज्ञान इनके पास है। द्वादश भाव पे द्वादश का संबंध केतु से हो गया, अष्टम भाव से हो गया। द्वादश का संबंध केतु से हो गया, शनि से हो गया। शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि 100%। अगर ये व्यक्ति सही ट्रैक पे रहेगा इसलिए क्योंकि बृहस्पति अच्छा है। तो निश्चित रूप से जब आप 40 साल 42 साल की उम्र में झेल रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, तब ये व्यक्ति परेशान तो रहेगा, लेकिन आध्यात्मिकता के उस स्तर पे रहेगा कि कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उठ चुका रहेगा आगे। 100%। यही आध्यात्मिकता का लक्षण है कि सामने किसी की मृत्यु हो रही हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो उसको सत्य को समझ चुका रहेगा ये व्यक्ति। तो ये इस कुंडली की कहानी है। अब ओवरऑल जो क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा गया वो मैं उत्तर दे रहा हूँ अपने पास से। इस कुंडली में ओवरऑल कहीं खास दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत है सप्तम भाव। सप्तम भाव पत्नी का, सप्तम भाव विवाह का, सप्तम भाव के बिजनेस का भी है। हालांकि शादी के बाद अगर शादी ये करते हैं, अगर इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें कारण बता दूंगा मैं। तो दसम भाव का मालिक जाके सप्तम में बैठा हुआ है, तो पत्नी तो उनकी जॉब वाली रहेगी, सर्विस उसको मिलेगा, 100% मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सप्तम भाव का मालिक जाके अष्टम में बैठ गया है, अष्टम भाव पत्नी की धन का है, तो पत्नी का मालिक जाके अष्टम में बैठ गया, धन तो मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अब देखिए आप कहीं से, तो सप्तम भाव पे किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, और सप्तमी चला गया अष्टम में, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। एक ग्रह बैठा हुआ है तो भी सूर्य बैठा हुआ है, और सूर्य क्या? सूर्य अग्नि है, और बैठा किसके है? शत्रु राशि में है। शुक्र इसका क्या? शत्रु राशि है। शत्रु घर में बैठ के शत्रु को जला रहा है, इधर को जला रहा है। तो पत्नी के भाव को सूर्य जला रहा है, और पत्नी के भाव कारक जाके अष्टम में बैठ गया है। एक तरह से ये विवाह में विलंब का बहुत बड़ा कारक है। तो उपाय के तौर पे इन्हें सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल देने से कुछ नंबर ठीक रहेगा, विवाह में जो अड़चने आ रही वो दूर होंगी, और निश्चित रूप से विवाह के बाद ही इस कुंडली में ग्रोथ है, क्योंकि सूर्य जहां बैठता वही आपकी आत्मा होती है। कभी भी आप अपने मन को, अपनी आत्मा को पहचानना चाहे तो मन को जहां चंद्रमा बैठा वहां मन हो जाता है। मन इनका हमेशा ही सर्विस में है, ग्रोथ में है। आत्मा इनके सप्तम भाव में है, सप्तम भाव पत्नी के भाव में है, बिजनेस में है, वेलफेयर में भी है, क्योंकि ये सोशली वेलफेयर का भी भाव है। आप समाज से कितना जुड़ेंगे, फाइनली सप्तम उसका भी भाव है। तो ये एक ओवरऑल हमने चर्चा कर लिया कुंडली का। कुछ बहुत अच्छे दृष्टियां इन कुंडली में है। एक बार बस मोटी मोटा बता दे रहे हैं। जैसे एक बृहस्पति की दृष्टि देख लेते हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि लग्न पे, 7वीं दृष्टि तृतीय पे, पराक्रम पे, और 9वीं दृष्टि पंचम पे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। लग्न को देख रहा है बृहस्पति, लग्न के साथ बैठा हुआ है, बहुत ही जबरदस्त ज्ञान मेधा। तृतीय भाव शनि को देख रहा है, शनि उस भाव में बैठा हुआ, उस भाव का ही मालिक है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना अपने आप में बहुत बड़ा संयोग, और छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ही बढ़िया ग्रोथ। और पंचम भाव जो कि प्रेम का है, पंचम भाव के ज्ञान का है, पंचम भाव के पुनर्जन्म का है, पंचम भाव आपको कुछ भी नया सीखने का है, तो उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना बृहस्पति का ही वो घर है। तो एक बहुत ही बढ़िया कुंडली है। तो जो इनका क्वेश्चन था मैंने ओवरऑल आपको समझाने की कोशिश किया है। इनको मैंने बता दिया है बाय फोन कॉल। जल्दी ही हम अपना नंबर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सबको तो नहीं मिल पाएगा तुरंत, क्योंकि व्यस्तता रहती है, लेकिन धीरे धीरे हर किसी का, बहुत इतना स्प्रेम तो नहीं कि सबका वीडियो बना दिया जाएगा, लेकिन आपको बाय व्हाट्सएप, बाय फोन का
आपको आपकी कुंडली का एक समग्र अध्ययन और समय आने पे आपको रिटन डॉक्यूमेंट के माध्यम से भी आपको दिया जाएगा, एज ए PDF आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। उस पर हमारी टीम वर्क कर रही है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए हम अभी उसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ही जल्द, मान के चलिए कि विदिन 1 और 2 वीक हम उस पर काम करेंगे। और जिन भी जातकों को अपने कुंडली का विवेचना अध्ययन करवाना हो, जो भी क्वेरीज हों, उस पर बात कर सकते हैं। नंबर हम लोग जल्द ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन था, कहने को बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन जो इनके क्वेश्चन 4 थे, लेकिन हमने कुछ ज़्यादा ही 4 से ज़्यादा ही बता दिया। तो आने वाले दिनों में हम आपकी भी कुंडली का अध्ययन इसी तरह से करेंगे और आपको बताएंगे। तो खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। और जैसे इन्हीं कुंडली में आप देख रहे हैं कि कैसे लग्नेश को समझना है, कैसे भाग्य को समझना है, कैसे दशम भाव को देखना है, कैसे द्वादश भाव को देखना है, कैसे भावेश का किस भाव से संबंध बन रहा है, उस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, उसको देखना है। तो ऐसे ही आप अपनी कुंडली को भी समझ सकते हैं। तो खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए और इसी शुभेच्छा के साथ राधे राधे।